everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for IAS. तो आज है 25th of May 2025, मच अवेटेड डे. यूपीएससी के कैंडिडेट्स पूरा साल इस दिन का वेट करते रहे बिकॉज ये दिन है हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का 2025. और अभी जो टाइम है इट्स अराउंड 2 o'clock. दैट मीन्स कि जनरल स्टडीज का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है और आपका सीसेट का एग्जाम जस्ट होने वाला है. और बाहर हमारे पास डेफिनेटली आ चुके हैं क्वेश्चन पेपर्स अभी तक और उसको थोड़ा सा एनालाइज मैंने कर लिया है कंप्लीटली. पूरा क्वेश्चन पेपर तो आपको पता है इतनी जल्दी नहीं एनालाइज हो सकता, लेकिन आपके लिए बिकॉज स्टूडेंट्स को भी जल्दी होती है आंसर जानने की, ताकि जब तक आप लोग अपना सीसेट का पेपर करके आओ तब तक आपके पास कुछ जो है क्वेश्चंस के आंसर्स आना शुरू हो जाए. तो मेरी तरफ से ये एफर्ट है बेटा. और पूरा पेपर जस्ट आई हैड अ ग्लांस ओवर इट, तो उससे बहुत अच्छे से एक ग्लांस से एग्जैक्टली आपको डिफिकल्टी लेवल समझ में नहीं आता, बट हाँ बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है. और आई हैव स्टार्टेड सॉल्विंग योर क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम पॉलिटी बिकॉज सबसे पहले बच्चे इसी को देखना पसंद करते हैं और इनमें मैक्सिमम आपके जो है आंसर्स ज्यादातर ठीक ही होते हैं और होने भी चाहिए एक्चुअली, राइट. तो इस वजह से मैंने इसको ही सबसे पहले चूज किया. और जो दिस इज योर सेट डी जिसके भी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, और इसमें पहले पॉलिटी जो है उसकी डिस्कशन करूंगी. इसमें अराउंड 15 आपके क्वेश्चन जो है इस बार मुझे नजर आए हैं पॉलिटी को लेके. और पॉलिटी का अगर हम लेवल देखें तो वो इजी टू मॉडरेट लेवल पर ही है, नॉट दैट डिफिकल्ट. इसको हम इजी की कैटेगरी में ही कंपैरेटिवली रख सकते हैं. और चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से डिस्कशन जो है वो अपनी स्टार्ट करते हैं. और इसमें बेटा सेट बी के अंदर 26 क्वेश्चन है आपका, जो जहां से आपका कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी स्टार्ट होती है. तो देखो ये क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को लेके क्वेश्चन अक्सर आते ही है, और पार्डनिंग पावर को लेके इस बार क्वेश्चन आया. तो आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. पहली आपकी स्टेटमेंट इसमें है, द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू. यस, अगर हम इस पे कहें कि कंप्लीट जुडिशियल रिव्यू है तो वो नहीं, लेकिन लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू की ये फैसला आर्बिट्रेरी ना हो तो उसको एक्सट्रीम केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट देख सकती है. तो अगर इसमें लिमिटेड वर्ड लगा है तो हम इस स्टेटमेंट को यस बोलेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज राइट. और सेकंड में देखें तो प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में लेके चलना होता है. इसको लेके इवन प्रीवियस कुछ केसेस भी हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ही एक आपका केस है 1980s का. तो वहां पे आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोला, दैट इज ऑफ मरूराम केस है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट को कंसीडर करना पड़ेगा एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इस वजह से इस स्टेटमेंट को डेफिनेटली हम जो है वो क्या बोलेंगे, रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो दिस पार्ट इज रॉन्ग. ऐसा नहीं है कि वो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के, बिकॉज इसको हम एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शनरी पावर में नहीं रख सकते कि प्रेसिडेंट को बिना किसी को बिना पूछे ही इस अपनी जो है पावर का इस्तेमाल कर सकता है. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो इन दैट सेंस बिकॉज करेक्ट पूछा है तो इसका आंसर इट शुड बी ए, वन ओनली जो है वो होना चाहिए. देन कमिंग टू 27th क्वेश्चन. तो 27th क्वेश्चन में देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. और इसके अंदर जो है थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं पहले. नाउ सी आपकी स्टेटमेंट है पहली, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज और हर ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल आफ्टर डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन के जस्ट बाद जो भी आपका स्पीकर है वो एकदम से नहीं जाता, वो कंटिन्यू करता है. सेकंड है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज अ स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी. उनको इमीडिएटली अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करना चाहिए. ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, ये एक कर्टसी है. ये डिपेंड करता है, स्पीकर कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते. स्पीकर ऑफ द हाउस पीपल may be removed from his or her office by resolution of the House of People passed by majority of all the then members. Yes, जितने भी मेंबर ऑफ आपके लोकसभा है वो होते हैं, provided that no resolution shall be moved unless ये 14 days का आपका नोटिस जो है वो होना चाहिए. तो आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं. यहाँ थर्ड स्टेटमेंट है
थर्ड या तीनों स्टेटमेंट सही है, तो तीनों तो सही नहीं है, बिकॉज आपका ये कहीं मेंशन नहीं है कि इमीडिएटली आपका जो स्पीकर है वो अपनी इलेक्शन के बाद अपने पार्टी से जो है वो रिजाइन करे। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो सेकंड स्टेटमेंट को अगर आप निकालते हो तो डेफिनेटली हमारे पास क्या बचता है 1 and 3, और 1 and 3 सही भी है। रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस होने के बाद ऑब्वियसली स्पीकर जो है जरूरी नहीं कि शैल नॉट वेकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस। जैसे ही फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट होगी तब वो वेकेट करता है। अगर आपको इसके बारे में डाउट भी है, इवन देन थर्ड इज फाइनल और सेकंड वाली स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है। तो उस तरह से आपके पास ऑप्शन 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3 है। तो इसमें से सेकंड को अगर हम निकाल देते हैं तो ये निकल जाता है आपका, और इसके साथ ही सेकंड के साथ आपका बी ऑप्शन निकल जाता है, ए ऑप्शन निकल जाता है, एंड यू आर लेफ्ट विद सी ऑप्शन। तो इन दैट सेंस सी इज योर राइट आंसर, दैट इज 1 and 3। Now, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। It is 28th question. Now consider the following statements. If any question arises as to whether a member of House of a People has become subject to disqualification under the 10th schedule, the President's decision in accordance with the opinion of Council of Union Ministry shall be final. यहाँ पे क्या होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन शुड बी फाइनल, है ना। तो यहाँ पे यूनियन काउंसिल मिनिस्ट्री नहीं है। दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग स्टेटमेंट एंड देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। एग्जैक्टली पॉलिटिकल पार्टी एक वर्ड जो है, ये टर्म है, ये कहीं पे भी नहीं आती है, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी को लर्न करते हुए आपने कभी भी कोई आर्टिकल याद नहीं किया होगा। सो इन दैट सेंस जो है आपको बताना क्या था, करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपकी स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है? दैट इज योर सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी इज योर राइट आंसर। नाउ कमिंग टू 35th क्वेश्चन। आई थिंक वी हैव लेफ्ट विद 34। ओके, Okay, now coming to 34th question. Consider the following statement. Constitution of India explicitly mentioned that in certain spheres, governor of state act in his or her own discretion. दूसरा है, President of India can of his or her own reserve a bill passed by state legislature for his or her consideration without it being forwarded by governor of the state concerned. आपको पता है बहुत इशू रहा है ये अभी, गवर्नर का जो है सेंड की ये बिल है उसके ऊपर प्रेसिडेंट की पावर्स हैं। तो ये तो स्टेट में बिल्कुल गलत ही है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन लाइक ऑन हिज और हर ओन रिजर्व अ बिल। तो बिल्कुल भी अपने लेवल पे रिजर्व नहीं कर सकता, बिकॉज वो गवर्नर के सेंड करने पे ही होता है हमेशा। और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट सर्टेन स्फीयर्स गवर्नर ऑफ स्टेट एक्ट्स इन हिज और यस, बिकॉज हमारे पास स्पेशली पावर्स ऑफ गवर्नर है। इमरजेंसी लगाने के लिए अगर रिकमेंड करना है तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो 1 जो है वो सही है। इन दैट सेंस A should be the answer of your 34th question. Okay, coming to 35th question. Consider the following pairs. Provisions है यहाँ पे state redundant है। Separation of judiciary from executive in public services of the state, ये है DPSP, yes, Article 51 है हमारा। Valuing and preserving rich heritage and our composite culture, ये fundamental duty है, yes है। Prohibition of employment of children below age of 14 years in factories, फंडामेंटल राइट है, यस, आर्टिकल 24 है। बताना क्या है करेक्ट मैच, तो क्या आंसर आना चाहिए? सी शुड बी द आंसर। तो बहुत ही इजी लेवल में भी आपको जो है वो क्वालिटी यहाँ पे नजर आ रही है। 36th क्वेश्चन। नाउ कंसीडर द स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इफ एन एरिया ऑफ स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया अंडर 5th शेड्यूल, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, करेक्ट ही बताना है हमें। नंबर 1, स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरिया एंड अ लोकल बॉडी अज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि कंप्लीटली जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर लोकल बॉडीज के पास ही आ जाए और वो लूज कर दे स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर को। दूसरा, यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। यस, गवर्नर की पावर्स ज्यादा होती हैं और गवर्नर अगर रिकमेंड करे तो वहां पे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकती है। सो इन दैट सेंस करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, 1 इज रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी शुड बी द आंसर। Okay, now 37th question. With reference to India, consider the following pairs, organizations and ministries. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा फनी भी है, बिकॉज कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकता है। फर्स्ट इज योर नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड, और ये है आपका कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। तो दिस इज योर रॉन्ग आंसर, बिकॉज ये आपका कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर नहीं है एट ऑल। और
क्वायर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ये वाइस वर्सा कर दिया गया है। इट शुड बी आपकी ऑटोमेटिव बोर्ड है तो इसके लिए होना चाहिए हैवी इंडस्ट्री के साथ होना चाहिए। और नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन है, ये मिनिस्ट्री एमएसएमई है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज एमएसएमई आपकी क्वायर इंडस्ट्री के लिए है और कमर्स जो इंडस्ट्री है दैट लाइज विद योर नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन। तो इन दैट सेंस ये तीनों ही आपके मैचिंग जो है वो गलत की गई है, करेक्टली मैच बताना है आपने, तो इसका आंसर है नन। सो डी शुड बी द आंसर to this question. Now 38th question, consider the following subjects under Constitution of India. List 1 union list in 7th schedule, दूसरा है extent of the executive power of state and तीसरा है conditions of the governor's office, right? तो इसको लेके हमें क्या देखना है कि for the constitutional amendment with respect to which of the above ratification by legislature of not less than 1/2 of the state is required before presentation of the bill. तो किसके लिए आपको जो है वो बतानी होगी यहाँ पे क्या कि कितनी चाहिए हमें, not less than of 1/2 the state is required before presenting the bill to the president of India for an assent. तो जब आपका ये जो बिल है वो मेजॉरिटी से पास होता है विद पार्लियामेंट, तो उसके बाद स्टेट्स को भी पूछे जाना जरूरी है। और ये कहाँ पे होता है जनरली, जहां पे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट हो, वहां पे ही हमारा हमें पता है कि होता है। तो आप यहाँ से देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या क्या आ रहा है। शेड्यूल 7 शेड्यूल में डेफिनेटली यूनियन लिस्ट में चेंज करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में चेंज आ रहा है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट को चेंज करोगे डेफिनेटली आता है। कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफ ऑफिस फिर से अगेन स्टेट की पावर ही है तो उसमें चेंज करना है, तो डेफिनेटली वो चेंज इन पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है। तो इस तरह से अब ये तीनों के तीनों ही हमारे इसके अंदर आने चाहिए कि इसमें आपको सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं स्टेट्स की भी विद हाफ ऑफ द स्टेट जो है वो रेटिफिकेशन होनी जरूरी है। इन दैट सेंस डी शुड बी द राइट आंसर। नाउ 39th क्वेश्चन, with reference to Indian politics consider the following statements. The governor of state is not answerable to any court for the exercise and performance of the power and duties of his or office. Yes, because ये privileges हैं आपकी गवर्नर और प्रेसिडेंट की कि जब तक वो अपने इन द ऑफिस है तो आप जो है उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। दे आर नॉट आंसरेबल टू कोर्ट। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर। यस, ड्यूरिंग हिज टर्म तो आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी नहीं कर सकते। ऐसे ही एमपीज, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर या एमएलएस की बात आ रही है, आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू एनीथिंग सेड विद इन द हाउस। कुछ भी अगर उन्होंने हाउस में बोला हो तो प्रिविलेजेस विद इन हाउस जो है वो उनको दी जाती हैं। बताना क्या है हमें, करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तीनों। तो आंसर शुड बी डी हियर, राइट। और उसके बाद जो है फिर हम आते हैं 41st क्वेश्चन पे। ना 41st क्वेश्चन जो है वो आपका डील करता है अगेन विद कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको जरा देखते हैं कि क्या पूछता है ये। Is consider the following statements. Number 1, panchayat at the intermediate level exists in all states. Number 2, to be eligible to be member of panchayat at the intermediate level, person should attain the age of 30 years. तीसरा है CM of the state constitutes a commission to review the financial position of panchayats at the intermediate level and to make recommendation regarding distribution of net proceeds of taxes and duties leviable by state between states and the panchayat at the intermediate level. ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, गलत बताना है। तो फर्स्ट, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल क्या सभी स्टेट्स में है? नहीं। आपको पता है कि जो इंटरमीडिएट लेवल है ब्लॉक्स वाला वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर। तो सभी स्टेट्स के अंदर हम नहीं कह सकते कि इंटरमीडिएट लेवल है। एलिजिबिलिटी मेंबर की क्या होनी चाहिए, 21 ईयर्स। तो 31 इज ऑल्सो रॉन्ग। इंटरमीडिएट लेवल में भी 21 ही है। चीफ मिनिस्टर कभी भी स्टेट फाइनेंस कमीशन को हेड नहीं करेगा, उसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा या किसी भी ऐसी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, गवर्नर करेगा। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बताना क्या है हमें, नॉट करेक्ट। तो पहली भी गलत, दूसरी भी गलत, तीसरी भी गलत। आंसर क्या होना चाहिए, डी। शुड बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। कमिंग टू 43rd क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ जूरी टू सिलेक्ट द रेसिपिएंट्स ऑफ गांधी पीस प्राइज। यूपीएससी जनरली ऐसी चीजें जरूर पूछती है जो कि थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड हो, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आपने गांधी पीस प्राइज की जूरी को पढ़ा हो। लेकिन ऑप्शन देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो पहली बात तो ये दोनों इकट्ठे क्या आ सकते हैं, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि 1 और 2 जो है वो आपको इकट्ठे नजर आए। 1 और 2 और 3 वाला कभी भी ऑप्शन आपका सेटल नहीं हो सकता, राइट।
अब उसके बाद ध्यान दो, इस तरह की ज्यूरी में आपको जहां पे भी आपके किसी हेड को चूज करना हो और जनरली एक से ज्यादा मेंबर हो तो उसमें हेड जनरली प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट नहीं होता, सो यू जनरली गो विद द प्राइम मिनिस्टर। और जहां पे प्राइम मिनिस्टर हेड होता है तो मोस्ट ऑफ इट वहां पे एक से ज्यादा जब मेंबर्स होते हैं तो आपको वहां पे सीजीआई भी दिखेगा और लीडर ऑफ अपोजिशन भी दिखेगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से अगर आप आंसर करेंगे तो उसका आंसर आप बता सकते हैं, दैट इज 2, 3 एंड 4, सो सी इज द राइट आंसर। तो ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन रहा है, बिकॉज जरूरी नहीं कि हम हर किसी अवार्ड की जूरी को याद करें, लेकिन कुछ थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो उसको आंसर हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 48th क्वेश्चन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को डील करता है। ध्यान दो, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोकपाल। Power of लोकपाल applies to public servants of India but not to Indian public servants posted outside। बताना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये क्या सही है कि नॉट टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड, ऐसा हो सकता है कि जो बाहर कर रहे हैं उनको हम चेक ना करें हमारा काम, तो दिस इज योर रॉन्ग आंसर। चेयरपर्सन और मेंबर शेल नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का चेयरपर्सन ऐसा एमपी एमएलए नहीं हो सकता, ये बात समझ में आ रही है। आगे, एंड ओनली सीजेआई whether incumbent or retired has to be its chairperson। so कभी सुना है कि सिर्फ सीजेआई ही किसी चीज को, इनकम्बेंट भी इनफैक्ट है ना, और या रिटायर्ड वो चेयर करे, एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत है। चेयरपर्सन और मेंबर शेल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 years of age। हाँ, ये थोड़ा ध्यान देना है आपको, बिकॉज लोकपाल तो पढ़ के ही जाना चाहिए हमेशा, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो इनकी जो एज है वो 45 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, दिस इज राइट स्टेटमेंट। एंड लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, ये भी गलत है, बिकॉज वो कर सकता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि आपकी अगर सिक्योरिटी का इशू है या इंटरनेशनल रिलेशंस है, इसको लेके अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो वहां पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते अभी आज की डेट में कि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इसके एवेन्यू से दूर है। तो इसमें आपके पास सीधा जो है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, और थर्ड स्टेटमेंट सबसे ऊपर ही पड़ा हुआ है, ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से बेटा अप टिल 48 इन योर सेट बी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं, और ये राउंड अबाउट 15 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। इससे अलावा अगर कोई क्वेश्चन बच भी गया हो जल्दी में, देन आई विल फाइंड इट आउट, और आप इनके हिसाब से पहले स्कोरिंग करो, और बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी कवर करती हूँ कोई और नया टॉपिक आज के पेपर का, जो भी आज आपको प्रेजेंट किया है यूपीएससी ने, तो उसके कीज जो हैं वो, उसके आंसर जो हैं वो आपको बताने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और डिस्करेज नहीं होना, ध्यान से चेक करो कैसा आप पेपर अपना करके आए हो।